देखिए यार, कह रहा है आज सब इम्पोर्टेंट प्रश्न ही जो 2026 में ज्यादातर के लिए जो है महत्वपूर्ण, वही सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी अर्थात यह समीकरण और यह समीकरण कितने सोल्यूशन रखता है, यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल। कितने हल लगता है, अद्वितीय हल। तीन स्थितियां होती हैं, उससे एक सवाल जरूर आएगा। कई स्थितियां, तीन स्थितियों से एक सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और इस साल भी आएगा। देख लीजिए जरा, तीनों शर्तें पहले देखिए, ठीक है। यदि दो समीकरण दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस पर एक हर हाल में पेपर में आता है, वही 4 अंक का या कभी कभी 2 अंक का भी सवाल आता है, ठीक। लेकिन आना निश्चित है, इससे आना निश्चित है। देखिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, ध्यान दीजिए। यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपान b2, डज नॉट इक्वल टू अर्थात कोफिशिएंट ऑफ अपन जो लाइन दी गई है, समीकरण दिया गया उसका कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ द्वितीय जो है समीकरण है, जो रेखा है उसका कोफिशिएंट अपान में रेशियो निकाला जाए, वो दोनों आपस में यहाँ बराबर, ये अनुपात और ये अनुपात आपस में बराबर नहीं आता है, तो इस स्थिति में क्या सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक, यूनिक सोल्यूशन। दूसरी शर्त क्या है, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 अपान b2 इज इक्वल टू हो जाए c1 अपान c2, ठीक है। पहली राशि का x का कोफिशिएंट, पहली रेखा का x का कोफिशिएंट समीकरण का, दूसरे समीकरण x का कोफिशिएंट का रेशियो, इसी प्रकार y कोफिशिएंटों का रेशियो और अचर पदों का रेशियो, यदि सब आपस में बराबर है, यदि सब आपस में इक्वल है, तो इन दिस केस जो है मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल। तीसरी शर्त यह है कि a1 अपान a2 हो जाए और b1 अपान b2 हो, परंतु डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो। इस यूनिक सोल्यूशन का कैसे प्राप्त होता है, जब जो है दो रेखाएं, एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये कहीं एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक ही अद्वितीय हल होता है, एक ही अद्वितीय हल होता है। मेनी सोल्यूशन, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से, या एक समीकरण एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरती है, अर्थात रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, तब क्या होते हैं, मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तीसरी शर्त क्या है, एक और शर्त बची है, कौन सी, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, इमा कोई सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, है ना, कोई सोल्यूशन नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। ये कब होता है, नो सोल्यूशन कब मिलता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा के क्या हो, या एक समीकरण दूसरी के क्या हो, समांतर, अर्थात ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी ही नहीं, और जब काटेंगी नहीं तो उसका सोल्यूशन क्या होंगे, कोई भी सोल्यूशन नहीं, कोई भी सोल्यूशन नहीं। इन तीनों स्थितियों में से एक जरूर आता है पेपर में, आना ही आना, परंतु इस वाले सवाल पे जो हम चर्चा करेंगे कौन सा है, यूनिक सोल्यूशन पर। यूनिक सोल्यूशन दैट इज, ये कंडीशन लागू होगी, है ना, क्या, चूंकि समीकरणों का यूनिक सोल्यूशन है ना, समीकरण यूनिक सोल्यूशन रखती है ना, इसलिए क्या होगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक। a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू यहां से दूसरे समीकरण से लिखना है, इज डज नॉट इक्वल टू b1 p, b2 y का कोएफिशिएंट दूसरे समीकरण से 2 से 2 कैंसिल, है ना। P डज नॉट इक्वल टू 4, अर्थात P डज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, 4 को छोड़कर अन्य जगह हो सकता है ज्यादा सोल्यूशन मिलने हो, लेकिन 4 को छोड़कर यूनिक सोल्यूशन है, 4 को छोड़कर यूनिक सोल्यूशन, 4 पर हो सकता है ज्यादा सोल्यूशन मिलने हो, 4 को छोड़कर, अर्थात P का मान क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 4 को छोड़कर, ठीक है, 4 को छोड़कर। ये सवाल कंप्लीट हुआ, आना जरूर है इसका एक, ठीक है, ध्यान दो।
इस टाइप का भी एक सवाल आता है। ये तो लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसके बिना तो पेपर बनना ही नहीं है। 100% इस टाइप का एक आना ही आना है। थोड़ा सा जो है रूप रंग थोड़ा चेंज करेगा प्रश्नों का और जो है टाइप वही रहेगा लगाने का, लेकिन आना 100% है। इसके बिना पेपर नहीं बनना है, ठीक है। एक तो अभी इससे पहले वाला जो बताया प्रश्न, उसके बिना उन तीनों शर्तों पर एक सवाल जरूर आता है, कोई एक शर्त पर आधारित। और इसमें भी एक आता है एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना। क्या करना है, इसको एक रैखिक समीकरण के रूप में पहले चेंज करेंगे, इसके बाद में उन सब दोनों समीकरणों को हल करके हम एक्स वाई के वैल्यू ज्ञात करेंगे। करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि यदि अंश में एक से अधिक पद प्लस या माइनस के साथ लिखे हैं तो और अपान में या हर में एक ही पद लिखा है, एक ही पद भाई लिखे तो दो जो है यहाँ राशियां, लेकिन दोनों गुणे में, इसलिए पद कितना हुआ, एक। अंश में लिखी हुई राशियां प्लस या माइनस के साथ लिखी हो और हर में एक ही पद हो, तो वह राशि जो हर में लिखी है वो अंश में लिखे जितने पद होंगे सबके बटे में जाती है। कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, देखिए जरा क्या बनेगा, 7x अपान एक्स वाई माइनस 2y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये बना लिया इस समीकरण। इसी टाइप से इसको भी लिखेंगे, क्या, 8x अपान एक्स वाई प्लस 7y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 50। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, इसमें भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, बचा क्या उसको लिखेंगे हम लोग 7 अपान वाई, ये तो बचा। यहाँ ये -2 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। दूसरा समीकरण 8 अपान वाई प्लस 7 अपान एक्स इज इक्वल टू भी 15। अब इन समीकरणों को जरा गौर से देखेंगे सभी भैया, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए जरा। कुछ नजर आ रहा होगा कि जो बात इसमें भी है जो बात इसमें भी है, दोनों में कुछ कॉमन बातें नजर आ रही होंगी, ठीक है। कुछ वैल्यू एक दूसरे में कॉमन है या कुछ पद एक दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है। क्या कॉमन, 1 के बटे में y इसमें भी है, 1 के बटे में y इसमें भी है, 1 के बटे में x इसमें भी है, 1 के बटे में x इसमें भी है। तो हमको इसको किसमें बदलना है, रैखिक समीकरण में बदलना, अर्थात बटे से इसको हटाना है। कैसे हटेगा, मैंने मान लिया कि 1 बटे वाई मैंने मान लिया क्या है p, इसको p मैंने अपनी तरफ से मान लिया, और 1 बटा x जो है उसको मैंने q मान लिया। अब 1 बटा वाई के स्थान क्या हो जाएगा p, अर्थात ये समीकरण कुछ इस टाइप का रूप बन जाएगा। इसका क्या बनेगा 7p, है ना, 1 बटा वाई के स्थान पर p, इसी प्रकार से 1 बटा x के स्थान पर q अर्थात 2q। इस टाइप बन गया। आप ध्यान देंगे जरा, इज इक्वल टू कितना बचा है 5, ये हो चुका। इसी प्रकार इसी कंसेप्ट से इसको भी जो है हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। क्या मिलेगा 8p, है ना, 1 बटा वाई इज इक्वल टू p और 1 बटा एक्स इज इक्वल टू q अर्थात 7q इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखना है इनको हल करने के दो मेथड है, कौन कौन से, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। लेकिन जनरली हम लोग विलोपन विधि का ही उपयोग करते हैं समीकरणों को सॉल्व करने के लिए। हम लोग विलोपन विधि जो कि सुविधाजनक है इसलिए हम विलोपन विधि का ही उपयोग करते हैं। कैसे लगाते हैं विलोपन विधि, क्या उसका रूल होते हैं वो देखिए जरा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 2q है, यहाँ 7q है। यदि हम इस 2q में इस समीकरण में मैं 7 से गुणा कर दूं तो 7 2 जा 14, और इस समीकरण में समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा कर दें 2 से, तो 7 2 जा 14, अर्थात q वाले जो मान है वो एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप का। अब यदि गुणा करेंगे तो इस राशि की गुणा या इस अंक की, इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन सभी पदों में होगी बारी बारी से, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। इसी टाइप से इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस वाले पद में भी होगी, इस वाले पद में भी होगी और इस वाले पद में, सब में गुणा होती है। चलिए तो बनेगा फिर क्या, 7 की 7 में मल्टीप्लाई 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 बोला। इसी प्रकार से ये क्या बनेगा 16p, है ना, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, ये समीकरण हो गया 4। अब इन दोनों को विलोपन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे।
किस टाइप से सॉल्व करेंगे जरा इधर देखेंगे। कोई एक समीकरण अंश में भर लेंगे इस टाइप से। पहले अपान में लिखेंगे -14q इज इक्वल टू 35। दूसरा समीकरण इसी के अपान में लिख देंगे 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30। चलो हल कैसे करेंगे देखिए जरा। ये दोनों पद बराबर है, दोनों पद बराबर है, सिर्फ अंतर है तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन का है। हम लोग जानते हैं यदि -2 लिखा है और +2 एक दूसरे में ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 0। ऐड करने पर 0 है, ना कि सब्ट्रैक्ट करने पर 0। तो हम यहाँ क्या करें, इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ने पर। क्या करें, जोड़ने, अर्थात जोड़ने पर ये इससे कैंसिल, इस पे जोड़ेंगे 5 65 है ना, 65p। इधर भी आ जाइए 35 में 30 65, दैट इज p इज इक्वल टू 65 अपॉन डिवाइडेड बाई 65, दैट इज 1। दैट इज कितना प्राप्त हुआ 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो p की वैल्यू आई है, ये p की वैल्यू किसी जितने भी समीकरण बने हैं कहीं भी भर दीजिए। q की वैल्यू हम लोग याद करेंगे, क्या करेंगे, q की वैल्यू याद करें, कहीं भी भरिए। हमने क्या किया, इस p की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में भर रहे हैं, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में भर रहे हैं। इक्वेशन दैट इज 1, इक्वेशन कौन सा है, 7p - 2q इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। यहां भरेंगे 7 1 - 2q इज इक्वल टू 5, दैट इज है ना, 7 उधर गया माइनस का हो गया, दैट इज -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से, अर्थात q की वैल्यू भी 1 आ गई। लेकिन हम लोग जो p और q के मान निकाले हैं वो p और q के मान नहीं निकाले थे, इक्वेशन किस में थे, x और y में। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की। लेकिन मैंने कुछ सपोज किया है, ये p का मान और q का मान यहां भर देंगे, है ना। ठीक है, p का मान भरेंगे, देखो तब यहां लिख दे, तब 1/y इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि p का मान 1 है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। और q का मान यहां भर देंगे, और 1/x इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू भी 1। अर्थात सॉल्यूशन क्या प्राप्त हुए, x और x बराबर 1, y बराबर भी 1, है ना, ये प्राप्त हुआ। इस टाइप से सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जो पेपर में समझो रखा हुआ है, नहीं आएगा तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तैरने उड़ने से, हम लोग इस समय का हाई स्कूल में तो तैरना शुरुआत किए हैं ना, पढ़ाई रूपी जो है नदी है जिसमें हम लोग इस समय तैरना शुरू किए हैं, इसलिए तैरने से संबंधित तो प्रश्न सवाल आने आना है। ठीक है, हाई स्कूल से शुरुआत हम लोगों की होती है, पढ़ाई रूपी जो है नदी है जो उससे तैरना हम लोग सीख रहे हैं, है ना, इसलिए ये सवाल तैरने से संबंधित एक जरूर पेपर में आना है। क्या सवाल कह रहा है, कोई लड़की है रितु, ठीक है, कोई एक लड़की है रितु, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही वो लड़की तैरना प्रारंभ करती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। दैट इज, मैंने ये जो है कंसेप्ट जो है फिगर बनाया किसका, ये धारा को दर्शाया गया इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है बोलना, ये धारा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये भी सपोज किया कि धारा कुछ इस टाइप से उधर की तरफ बह रही है। इसमें कोई एक बालिका है जिसका नाम रितु है ना, ये क्या है, रितु। ठीक, ये रितु मैंने मान लिया, जिधर धारा बह रही है उधर ही है रितु। अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अर्थात रितु जिधर धारा बह रही है उधर ही तैर रही है, तो 2 घंटे में कितना तैर जाती है, 20 किलोमीटर, अर्थात रितु कुछ यहाँ आ चुकी है ना। ठीक है, ये तैर के रितु इधर आ गई, कितना किलोमीटर तैरी है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ये अनुकूल जा रही है कितने समय में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। और कह रहा धारा के प्रतिकूल समय उतना ही ले रही है। अब ये धारा के प्रतिकूल, धारा उधर जा रही है, बह रही है, और ये उसके विपरीत आ रही है, तो 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तय कर पाती है। ठीक है, कितना दूरी तैर पाती है, 4 किलोमीटर।
कह रहा तो बताइए कि ऋतु जिस चाल से तैर रही थी वह चाल बताइए, तैरने की चाल बताइए और धारा की चाल बताइए, अर्थात जो पानी का बहाव था वो कितनी स्पीड से आगे की तरफ बह रहा था और धारा भी, ऋतु भी किस स्पीड से किस चाल से आगे तैर रही थी। ठीक है, तो मैं सपोज करूंगा जब कोई चीज नहीं दी जाती है और हमको ज्ञात करना होता तो मान कर चलते हैं, है ना। क्या मानेंगे, किसी एक ऋतु की चाल x और धारा की चाल y, इस टाइप से हम लोग मान कर चलेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया क्या, मैंने मान लिया धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति आवर्स है, ये धारा की चाल है। और ये जो लड़की ऋतु है, जो तैरने की चाल है, उसको मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, हम लोग जानते हैं क्या, जब प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल निकालते हैं तो क्या होती हैं, दोनों चालें आपस में जुड़ जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जब जो है स्वयं कोई तैराक किसी पानी में तैरता है तो वह आसानी से और सुगमता पूर्वक कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी डिस्टेंस तय कर लेता है। इसका मतलब यह है कि दोनों, एक तो उस तैराक की चाल और उस जल की चाल आपस में मल्टीप्लाई ऐड हो जाती है, इसलिए वो आसानी से कम समय में आगे बढ़ जाता है। इसलिए यहां लिखेंगे क्या, अनुकूल चाल बराबर अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या मिलेगी, दोनों चालें आपस में जुड़ेंगी, है ना। दैट इज क्या मिलेगा, x प्लस वाई, दोनों चालें, धारा की भी चाल और इन दोनों की चालें हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, समझ रहे हो। तो अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अनुकूल चाल देखिए 20 किलोमीटर तैरती है, कितने समय में, 2 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है कंसेप्ट। स्पीड इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस कितनी है, कितनी डिस्टेंस है अनुकूल चली है 20, टाइम कितना लगा है 2 आवर्स, 2 आवर, दैट इज चाल जो होगी 20 अपॉन 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी चाल है और यहां से चाल, क्या दोनों चालें आपस में क्या की गई बराबर, दैट इज 10 मिला। अर्थात एक इक्वेशन बन गया क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी प्रकार से हम लोग प्रतिकूल चाल निकालेंगे, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, धारा इधर की तरफ बह रही है, ऋतु उसके विपरीत आ रही है। कितने, 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर। अब चाल क्या है, घटेंगी, है ना, घटेंगी, अर्थात किसकी चाल में से, इसकी चाल में से इसको घटाना होता है, अर्थात y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 4/2, 4/2 दैट इज 2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम हल करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, किस मेथड से, विलोपन मेथड से। किससे, विलोपन। चलिए y के अपान, y के स्थान पर y भरेंगे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, है ना, इसको 3 कहा, इसके नीचे लिख दिया इसलिए। आप इन दोनों को सॉल्व करें, देखिए ये पॉजिटिव नेचर, ये नेगेटिव नेचर का एक्स है, पॉजिटिव, तो ऐड करने पर एक दूसरे को कैंसिल, y 2y, 10 2 12, तो एक कम 2 छंग 12, अर्थात y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये किसकी चाल स्पीड आई है, y किसकी मानी थी, ऋतु की, है ना। अब ध्यान दो, इस y की वैल्यू किसी एक समीकरण में भर दो, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, पुटिंग इन 1, पुटिंग इक्वेशन 1। यहां देखिए x y के स्थान पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 10, अर्थात x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति आवर। जो धारा की चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर्स आई है। ये था प्रश्न, ये तो आने आना है पेपर में, ठीक है। चलिए अगला, ये भी 6 जो है मार्क्स में आया है, बोर्ड में एक बार आ चुका है, एक बार ने कई बार आ चुका है, ध्यान दें। जबकि कुछ किताबों में सवाल दिया भी नहीं है, लेकिन अब उसमें दिया है अनसार्ड में, तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और बड़ा ही सरल सवाल है, बच्चे इसी से घबराते हैं त्रिकोणमिति के सवालों से, जबकि त्रिकोणमिति के सवाल ही सबसे आसान सवाल होते हैं। 7-8 सूत्र हैं, टेबल के जो है मान है, 2-4 बातें उसमें और सीखनी है, तो सबसे ज्यादा सरल त्रिकोणमिति ही है, त्रिकोणमिति ही है।
बस थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, रातें जागिए, है ना, ध्यान दो। LHS लेके चले, इसको लेके चलेंगे और ये बनाएंगे, फिर इससे हम ये बनाएंगे, इससे हम ये बनाएंगे। देखिए जरा, तो हम इसको लेके चलेंगे LHS tan थीटा माइनस cot थीटा, है ना, अपान में sin थीटा और cos थीटा। हमने इस स्टेप को देखा, पहचाना और जान गए इसमें कहां से हमको सवाल आगे बढ़ाना है। क्या समझ में आ रहा है कि अंश में दो पद लिखे हुए हैं और हर में सिर्फ एक ही पद है। पद एक है लेकिन जो है त्रिकोणमितीय अनुपात दो गुणे में लिखे हैं, इसलिए दो पद नहीं मानेंगे इसको। पद कितने हुए? एक ही। और अंश में लिखे हैं जो कितने पद हैं? दो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों के बटे में इस वाले पद को लेके जाएंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। देखिए tan थीटा अपान sin थीटा cos थीटा, है ना, sin थीटा और cos थीटा माइनस cot थीटा अपान sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, जब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें था क्या, tan थीटा को हम लोग लिख लेते थे क्या, sin थीटा अपान cos थीटा, कुछ याद आ रहा होगा, और cot थीटा को हम लोग लिख लेते थे क्या, cos थीटा अपान sin थीटा। इस कंसेप्ट से हम इस सवाल को आगे और बढ़ाएंगे। इस tan के स्थान पर ये वाला पद लिखेंगे और इस cot के स्थान पर ये पद लिखेंगे। ठीक है, और सवाल को आगे हम बढ़ाएंगे। और इन सवालों को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले कदम पर विचार करते हैं। ठीक है, मौखिक तौर पर लिखने से पहले एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, मौखिक तौर पर हमको यहाँ से क्या प्राप्त होगा, फिर उस कदम के बाद अगला कदम जब लिखना है तो उसके बारे में मौखिक हम लोग मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इससे हमको क्या लाभ मिलेगा। हम लोग वही काम करते हैं, आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम अपने लाभ के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये तो सवाल है, तो जीवन सुधारेंगे, है ना। तो इस कंसेप्ट से आगे बढ़ते रहिए। क्या मिलेगा देखिए, tan थीटा को हम लिखेंगे क्या, sin थीटा अपान cos थीटा, है ना, और ये अपान में है, अपान में है तो ये यहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भरेंगे तो ये वाला cos इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, sin थीटा और cos थीटा, इस टाइप से बन जाएगा पर। इसी प्रकार से यहाँ इस कार्ड को हम लिखेंगे cos बटे sin, cos बटे sin, तो sin इसके अपान में आ जाएगा, sin थीटा और cos थीटा। ध्यान दीजिए, sin थीटा कैंसिल, इसमें cos से cos कैंसिल, cos थीटा की cos थीटा में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि a मल्टीपल बाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस कंसेप्ट से इसको लिखेंगे क्या, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान sin स्क्वायर थीटा। हम लोग फिर जानते हैं त्रिकोणमिति जो है उससे फार्मूले से क्या, 1 अपान cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। स्क्वायर अगर लगा देंगे तो इधर स्क्वायर लगाना होगा, अर्थात इस वाले पद के स्थान क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, जो कि हमको लाना था, अर्थात क्या प्राप्त होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको इस वाले पद को लेकर चले थे, ये पद तो हम लोग बड़ी आसानी और सुगमता पूर्वक लाए हैं। अब इस पद से हमको इस पद पर जाना, अर्थात sec स्क्वायर को हम tan में कन्वर्ट करेंगे और cosec स्क्वायर को हम cot में कन्वर्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर को या sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट करने का सिर्फ एक फार्मूला, वह कौन सा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर, और cosec 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूले तो पता ही होना चाहिए सभी, हर बच्चे को जो बोर्ड परीक्षा देने जाए उनको तो पता ही होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस sec स्क्वायर के स्थान पर ये वाला फार्मूला भरेंगे, क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, मध्य में क्या लगा है, माइनस, माइनस लगाओ। दूसरा वो है cosec स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर ब्रैकेट से पहले निगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी राशियां लिखी होती हैं सब निगेटिव होती चली जाएंगी, अर्थात अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। इन दिस केस दोनों राशियां जो लिखी है वो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों कैसे काहे हो जाएंगी, निगेटिव की, है ना। क्या बनेगा देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए
ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये कितना प्राप्त हुआ tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखिए जरा, क्या यही लाना था? यही लाना था, ठीक है, यही प्रूफ करना था। ये सभी त्रिकोणमिति के जितने सवाल हैं इनसे सरल कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन बच्चे इसी से घबराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, बस जो फार्मूलेज हैं उनको जो है फार्मूले तैयार कर लीजिए, कुछ कठिन नहीं है।